Bismillahirrahmanirrahim. Advanced editing lecture number 3. In this lecture we are going to discuss nature, structure and role of CPA जो के होते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम बात कर और लर्निंग जो हमारे आज की लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वन है नेचर ऑफ CPA फॉर्म एंड व्हाट दे डू, इसके बारे में डिस्कस करना है डिटेल से। एंड सेकेंड वन स्ट्रक्चर ऑफ CPA फॉर्म, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। थर्ड वन है रोल ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का क्या रोल होता है। एंड लास्ट वन रोल ऑफ SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इनका जो डिफरेंट रोल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ CPA फर्म एंड व्हाट दे डू। इसको जो है हम एक ग्राफ के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि CPA फर्म का जो है नेचर क्या होता है और वो करते क्या है। तो देखिए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, ये जो टेबल है देखिए रेवेन्यू एंड अदर डेटा फॉर द लार्जेस्ट CPA फर्म इन द यूनाइटेड स्टेट में जो है जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, लार्जेस्ट CPA फर्म है उसका डेटा है और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये है 2012 का, सबसे पहले है बिग 4, ठीक है, उसके बाद है नेशनल, फिर रीजनल है, फिर लार्ज लोकल है। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले ये जो फर्म के नेम है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड वन में है हमारे पास नेट रेवेन्यू US ओनली एंड जो है डॉलर मिलियन, ये मिलियन में है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास कि इनके पास पार्टनर्स कितने हैं, ये पार्टनर्स हैं। और उसके बाद प्रोफेशनल्स, जो इनके पास प्रोफेशनल्स हैं वो कितने हैं। और उसके अलावा इसके US में ऑफिसेस कितनी हैं, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें टैक्सेस, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग एंड अदर्स सारे इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग 4 की बात करते हैं। तो बिग 4 में जो फर्स्ट वन है डिलॉयट के नाम से, ठीक है, उसकी जो नेट रेवेन्यू है मिलियन में ये गिवन है, देखिए 11,939 मिलियन डॉलर है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और इसी तरह पार्टनर्स की भी वैल्यू देखें, इसके टोटल पार्टनर्स कितने हैं 2,886 ओनली। और प्रोफेशनल, इनके पास जो प्रोफेशनल काम करते हैं वो कितने हैं 38,301, इतने प्रोफेशनल वर्कर हैं इनके पास। और इनके जो US में ऑफिसेस हैं वो 100 हैं। और ये जो है इनका परसेंटेज है रेवेन्यू, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का 32, 20 और 48। इसी तरह अगर हम दूसरे वाले की बात करें, सेकंड बिग 4 में सेकंड वाले की प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स, तो उसकी भी जो है बिग 4 में जो है डिलॉयट से थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम है, रेवेन्यू कम है। और इनके पार्टनर्स जो हैं वो है 2,290, ठीक है। और इनके पास जो प्रोफेशनल काम करते हैं वो 25,257 कुछ है। और इसके अलावा US में जो इनके ऑफिसेज हैं वो 73 हैं। और इनका जो रेशो है परसेंटेज वो 48, 29 और 23 है। उसके बाद थर्ड वन अगर देखें, इसी तरह ये जो 4 हैं इसकी वैल्यू आगे लिखी हुई है, ठीक है, वन बाय वन इसको देखें। और एंड पे इसमें देखें कि जिनके US में ऑफिसेज ज़्यादा हैं, ठीक है, उनका रेवेन्यू ज़्यादा है। लेकिन एंड पे जो है फोर्थ वन की देखें, उनके जो है ऑफिसेज ज़्यादा है बट रेवेन्यू एज कम्पेयर टू ऊपर जो 3 हैं इससे कम है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बिग 4 की बात हो गई है, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास नेशनल लेवल की, अगर इनकी बात करें, ठीक है, मैग्लेडनी है, ठीक है, इनके जो नेट रेवेन्यू है वो है हमारे पास 1,370। और इसके अलावा पार्टनर हैं इसके 708 पार्टनर हैं, ठीक है। और इसके प्रोफेशनल जो इनके पास हैं 4,843 प्रोफेशनल हैं। और 85 इनके US में ऑफिसेज हैं। और इसी तरह इनका जो परसेंटेज का रेशो है वो भी
दिया हुआ है, जो परसेंटेज का रेशो है वो है 43, 36 एंड 21, ठीक है। तो इसी तरह अगर देखें इसके बाद नेक्स्ट वन है ग्रांड थ्रोटन है, ठीक है। उसके बाद है मेकन है और वीडियो यूएसए है, ठीक है। इन सब की जो है चारों की वीडियो ये आगे गिवन है, जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट है सबसे पहले यूएस में। उसके बाद रीजनल में अगर देखें, रीजनल में भी इसकी वीडियो देखें तो हार्वर्ड है फर्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद बीकेडी है, मोस आदम है, प्लांट मॉडर्न है, ठीक है। तो इनकी भी वैल्यू चारों की गिवन है इन पे, और लास्ट में जो है परसेंटेज भी गिवन है। और इसके बाद है लार्ज लोकल, जो है रीजनल के बाद लार्ज लोकल आते हैं, ठीक है। वो है इनके पास इनकी जो ऑफिस है 2 और 3 हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल इनके पास भी देखें 206 एंड 96, देखिए इनके पास मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीपीए फॉर्म, कि सीपीए फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सीपीए फॉर्म का। फर्स्ट वन देखें, सीपीए फॉर्म्स वेरी इन नेचर एंड रेंज ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले जगह जो सीपीए फॉर्म होता है उसके रेंज और सर्विसेज की जो है उसका नेचर का डिपेंड होता है कि कैसे होना चाहिए, विच अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म। नेचर और सर्विसेज की वजह से उसके स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होता है। देखें यहाँ पे जो है 3 मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल फर्म्स आर, जो मतलब जो 3 मेन फैक्टर है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर पे भी उसका अफेक्ट होता है। वो 3 जो मेन फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन देखें, द नीड फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम क्लाइंट्स। सबसे पहले जो उनको नीड होती है वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, किससे, क्लाइंट से इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ये एक फैक्टर है, ठीक है, कि जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और वेरी करता है। सेकेंड वन देखें, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर टू इनकरेज कॉम्पिटेंस। सेकेंड वन है जो स्ट्रक्चर की जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉम्पिटेंस जो है वो इनकरेज हो जाते हैं, वो अप्रिशिएट हो जाते हैं, ठीक है, और उनको हौसला मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। तो सेकेंड फैक्टर ये है कि जिसकी वजह से नेचर एंड सर्विसेज जो है, नेचर जो है सीपीए फर्म का ये वेरी करता है। थर्ड वन है द इंक्रीज्ड लिटिगेशन रिस्क फेस्ड बाय ऑडिटर्स। और तीसरे जो सिंपल हम कह सकते हैं जो कानून साजी होती है, ठीक है, वो भी ऑडिटर्स की जो फेस करते हैं उससे भी वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो कानून साजी है उसकी वजह से भी जो नेचर है और रेंज ऑफ सर्विसेज है उस पर भी बड़ा इफेक्ट होता है। तो इसके अलावा जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास है 6 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल टू सीपीए फर्म। 6 तरह के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो अवेलेबल होते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये है यहाँ पे कि जिसमें सिंगल ऑनर हो, ठीक है, सिंगल ऑनर हो तो वो खुद जो है जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उनके लिए वो खुद ही बियर करता है। लॉसेस हो या फिर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट उसको 100% ही प्रॉफिट मिलता है। सेकेंड वन देखें जनरल पार्टनरशिप। जो जनरल पार्टनरशिप है उसके जो एग्रीमेंट होता है उससे पहले, ठीक है, कि 50-50 वो लॉस या प्रॉफिट को बियर करेंगे। तो इसके हिसाब से जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अवेलेबल होता है सीपीए फॉर्म में। उसके बाद जनरल कॉरपोरेशन हो गए, ठीक है। जो जनरल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का, ठीक है। जनरल कॉरपोरेशन में क्या होता है, ठीक है, जो जनरल कॉरपोरेशन है जो कि कम्प्लीटली सेपरेट होता है लीगल एंटिटी, ठीक है। जो लीगल एंटिटी होती हैं जो कि स्टॉक होल्डर्स ने ओन की होती हैं उससे बिल्कुल सेपरेट होता है।
और उसमें दूसरी बात क्या होती है कि देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ द स्टॉक होल्डर दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन की, प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन का जैसे नाम से ही पता है कि प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, तो ये वो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कॉर्पोरेशन स्टेचूज जो हैं वो स्पेशल प्रोविज़न कर बनाते हैं, ठीक है। उसमें जैसे कि उसमें बात आ गई जो कि लाइसेंस प्रोफेशनल की लाइसेंस उसको मिलती हैं, जैसे कि अटर्नीज़ हो गई, आर्किटेक्चर्स हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, पब्लिक अकाउंटेंट हो गए या फिजिशियंस हो गए, तो ये प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन में आते हैं। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है उसका सिंपल मतलब ये है कि ये एक प्राइवेट कंपनी होती है कि जिसके ओनर जो है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डेट्स के, ठीक है, और जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, उसकी भी वो खुद ही लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये है। उसके अलावा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है, कि ये इसमें भी लिमिटेड पार्टनरशिप ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है कि जिसमें कुछ पार्टनर्स या फिर सब पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद जो हमारे पास हैं, जिसकी अब हमने बात की है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ऑफ टिपिकल सीपीए फर्म, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, और इनके अंदर जो फर्म में काम करते हैं, ठीक है, स्टाफ लेवल पे उनका क्या काम होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। फर्स्ट वन देखें, जो स्टाफ असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसका एवरेज एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 0 to 2 ईयर्स, ठीक है, 0 to 2 ईयर्स एवरेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, परफॉर्म मोस्ट ऑफ द डिटेल्ड ऑडिट वर्क। तो जो डिटेल ऑडिट वर्क होता है उसको परफॉर्म करना, ठीक है, वो होता है स्टाफ असिस्टेंट का काम होता है। सेकेंड वन देखें, सीनियर आर इंचार्ज ऑडिटर। इंचार्ज से आपको पता चल जाता है कि उसका काम होता है सुपरविजन का, ठीक है, या रिव्यूइंग ऑफ जो स्टाफ वर्क जो काम करते हैं उसको रिव्यू करते हैं। जो एवरेज एक्सपीरियंस है इनके पास 2 to 5 ईयर्स जो है एवरेज इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, इट कोऑर्डिनेट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जो ऑडिट प्रोसीजर होता है इसके जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसमें सुपरविजन और रिव्यूइंग ऑफ स्टाफ वर्क, मतलब जो स्टाफ वर्क है ऊपर, ठीक है, वो जो काम करते हैं ये इनके ऊपर सुपरविजन करते हैं और उनका काम देखते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं उनको। उसके बाद है मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर। जो मैनेजर या सीनियर मैनेजर होते हैं उनके पास 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और इनके काम होते हैं हेल्प्स द इंचार्ज प्लान एंड मैनेज द ऑडिट रिव्यू एंड इंचार्ज वर्क, ठीक है, मतलब इनका जो है वो ऊपर जो इंचार्ज ऑडिटर होते हैं इनके ऊपर ही इनका काम होता है, ठीक है, और ये जो है कुछ मैनेजर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1 एंगेजमेंट एट द वन टाइम। और जो एक मैनेजर होता है ये एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम के ऊपर भी वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है पार्टनर। जो पार्टनर है सीपीए फर्म में, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 10+ ईयर्स का, ठीक है, कि मतलब 10 साल से ऊपर उनके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो जो पार्टनर्स होते हैं उनका ओवरऑल काम क्या होता है, वो ओवरऑल ऑडिट वर्क को देखते हैं, ठीक है, और उसके सिग्निफिकेंट और ऑडिट डिसीजन को देखते हैं। जो एक पार्टनर होता है, ठीक है, अ पार्टनर इज एन ओनर ऑफ द फर्म एंड देयरफॉर हैज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट एंड सर्विंग द क्लाइंट। तो उसको जो है क्लाइंट को भी सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज कम्पेयर टू बाकियों की ज़्यादा होती है और बाकियों के सब पे जो है ये सुपरविजन कर सकते हैं और उनको अपना डिसीजन दे सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास
Objective number 3, understand the role of the Public Company Accounting Oversight Board and the effects of the Sarbanes-Oxley Act on the CPA profession। ठीक है, कि जो रोल है पब्लिक अकाउंटिंग कंपनी का, इसके अलावा सर्बेन-ऑक्सले एक्ट को भी प्रोफेशन है, इसको भी देखते हैं। देखिए, सर्बेन-ऑक्सले एक्ट एंड पब्लिक कंपनी अकाउंटेंट ओवरसाइट बोर्ड। सबसे पहले अगर हम सर्बेन-ऑक्सले एक्ट की बात करें कि ये क्या एक्ट है, ये एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, कि जिसमें हम देखें कॉर्पोरेट एंड ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी की प्रोटेक्शन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक्ट है, ठीक है, जो कि हुआ था 2002 में ये एक्ट जो है पास हुआ था, और जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि सर्बेन-ऑक्सले एक्ट also known as the Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act, ये एक किस्म की इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए एस्टेब्लिश द पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड को एस्टेब्लिश किया। अब देखिए पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड प्रोवाइड्स ओवरसाइट फॉर ऑडिटर ऑफ पब्लिक कंपनी इंक्लूडिंग, जो कि ओवरसाइट प्रोवाइड करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन देखें, एस्टेब्लिशिंग ऑडिटिंग अटेस्टेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक कंपनीज ऑडिट, जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको ऑडिटिंग अटेस्टेशन और क्वालिटी कंट्रोल जो है ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, और उसके अलावा जो इंस्पेक्शन है उनका मुआयना करते हैं, और जो ऑडिट एंगेजमेंट है, ठीक है, एंड क्वालिटी कंट्रोल, और इसके अलावा उनकी क्वालिटी कंट्रोल भी ये देखते हैं। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव नंबर 4 जो है हमारे पास, वो है समराइज द रोल ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशंस इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो काम है, ठीक है, उसको देखते हैं। Security and Exchange Commission. The Security Exchange Commission, a federal government agency that assists in providing investors with reliable information upon which to make investing decision। जैसे देखें इन्वेस्टमेंट जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन होती हैं, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, अपने इन्वेस्टर को रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जिसके बेस पे वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। सेकेंड वन क्या करते हैं, द सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1933। सिक्योरिटी एक्ट में क्या है कि इट रिक्वायर्स मोस्ट कंपनीज प्लानिंग टू इशू न्यू सिक्योरिटी टू द पब्लिक टू सबमिट अ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट टू द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन फॉर अप्रूवल। जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, जो न्यू सिक्योरिटी इशू करते हैं, उसके लिए भी ये क्या करते हैं, पब्लिक जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है अप्रूवल के तौर पर उनको भी एक वो सबमिट करते हैं, अपनी प्लानिंग वगैरह को भी वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जो इसके अलावा है लास्ट वन है इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सेवरल रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और ऑफ इंटरेस्ट टू ऑडिटर्स। फर्स्ट वन देखें, इस वन है, इस फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड प्रियर टू इश्यूइंग न्यू सिक्योरिटी टू द पब्लिक। जो फॉर्म है वो कंप्लीट होना चाहिए, जब वो सिक्योरिटी को इशू करने से पहले वो फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद देखिए फॉर्म 8K। फॉर्म 8K में क्या होता है, इट रिपोर्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर। जो जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं कि जिसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है, वो भी उनसे करवाए जा सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं। फॉर्म 10K में क्या है, फॉर्म 10K का मतलब है एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। और फॉर्म 10Q में जो है इसका मतलब है कि क्वार्टरली रिपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड करनी है और प्रिपेयर करनी है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है।